Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 2, क्लास 10 चंद्र बोर्ड। आज हम अपने लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंस का कॉलम बनाया, यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वेव, मैकेनिकल वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब क्या कि ऐसी वेव्स जिसको ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक मीडियम की जरूरत पड़े, तो ऐसी टाइप ऑफ वेव को हम क्या बोलेंगे, वो मैकेनिकल वेव बोलेंगे। नोट दिस, ऐसी वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े, ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव्स जिसको मीडियम की जरूरत ना पड़े, डू नॉट नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की मीनिंग है ट्रेवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए अगर वेव्स को मीडियम की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी टाइप ऑफ वेव हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, ये हो गया पहला डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सवाल ये है कि मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मतलब क्या प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम की मीनिंग क्या है कि जिसमें आप वेव को ट्रेवल करवा रहे हैं, जिसमें आप वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या होगा, वेव के लिए मीडियम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पानी के अंदर आप वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पानी क्या है, वेव के लिए मीडियम होगा। रस्सी के अंदर, रोप के अंदर अगर आप वेव को प्रोड्यूस करें, तो रस्सी भी क्या है, वेव के लिए मीडियम होगा। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के वेव के लिए मीडियम होगा। सवाल ये कि अगर ये सारे मीडियम है, तो अगर इन मीडियम के अंदर हम मुझे वेव, मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन लानी पड़ेगी। मतलब क्या कि सपोज कर लें कि ये रस्सी का एक एंड मैंने जैसे वॉल से अटैच कर लिया और एक एंड मैंने फ्री छोड़ दिया। अब जो फ्री एंड है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अप और डाउन क्या करना पड़ेगा, मुझे कंटिन्यूसली मूव करना पड़ेगा। जब मैं इसको अप और डाउन कंटिन्यूसली करता रहूंगा, तो क्या होगा कि इनके साथ जो दूसरे पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो इनके पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से इस पूरी रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, वेव। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या कि इस रस्सी के अंदर ये जो वेव प्रोड्यूस होगा, ये वो क्यों प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम या रस्सी वगैरह। ठीक है, तो ये मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल वेव। इसकी प्रोडक्शन की बात कर ले कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, इसके चेंजिंग की वजह से जो न्यू टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। कैसे, सपोज कर ले, अब इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शो करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल एक्सिस बनाना पड़ेगा। लाइक एक्स और वाई, ये क्या टू डायमेंशनल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई के साथ जेड भी बनाना पड़ेगा। तो सपोज कर ले कि ये क्या है, ये वाई है और ये क्या एक्स है, ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेड एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्या, जेड एक्सिस। अब नोट दिस कि अगर y और x आपस में क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या है, ये आपस में 90 के एंगल बनाएंगे। तो ये z और x भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसकी मीनिंग क्या है, ये तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है। सपोज कर ले कि y एक्सिस के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जाहिर करते हैं ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जाहिर करेंगे कैसे, ई से। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होते देख रहा हूं और जेड एक्सिस को मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए देख रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे जाहिर करेंगे बी से। ठीक,
अब सपोज कर लें कि वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसका चेंज हम इसका वेव फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो सपोज कर लें ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी वक्त चेंज होगी। तो सपोज कर ले ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैं बिल्कुल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो न्यू टाइप ऑफ वेव जनरेट होती है, इस न्यू टाइप ऑफ वेव हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक वेव्स भी आएंगी और इलेक्ट्रिक वेव्स भी आएंगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इस तरफ में वाई और जेड एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव का। मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव, ठीक है, वाटर वेव और वेव इन अ स्प्रिंग। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, मैकेनिकल वेव से। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल क्या होगा, एक्स रेज हो गई, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गई, या यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गए, लाइट वेव्स हो गए। ये किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो ये सारे किसके एग्जांपल होंगे, सारी यहां से लेकर यहां तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और नोट दिस कि ये सारी टाइप ऑफ वेव सन से निकलती है, इसका तो कोई और सोर्स हो सकता है, बट इन एट ए टाइम ये सारी टाइप ऑफ वेव्स सन से निकल सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर वो सन से निकल रही है, सन से लेकर सपोज कर लीजिए कि क्या है, सन है, सन से लेकर जमीन तक क्या है, अगर सन से लेकर जमीन तक क्या है, एयर है, दरमियान तो नहीं होगी किसी सर्टेन हाइट के ऊपर, ठीक है। सपोज कर लीजिए क्या एयर के पार्टिकल है, अगर मैं ये एयर के पार्टिकल खत्म भी कर दूं, एयर के पार्टिकल क्या है, इस वक्त क्या होंगे, वेव के मीडियम होंगे, ठीक है। अगर मैं ये एयर के पार्टिकल हटा दूं, सपोज कर ले मैंने यहाँ पे हटा दिए, तो फिर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट मीडियम अर्थ तक पहुंच जाएंगी। इसकी मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ मीडियम की रिक्वायरमेंट किसको होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। अच्छा, कंसिस्ट की मीनिंग क्या है कि इसमें कौन कौन सी टाइप ऑफ वेव आ जाएंगी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की बात हो रही है। तो मैकेनिकल वेव में दो टाइप आता है, एक क्या ट्रांसवर्स वेव आता है, ट्रांसवर्स, और दूसरा क्या लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। मैकेनिकल वेव में दोनों टाइप ऑफ वेव आ जाती हैं, बट यहाँ पे अगर बात करें ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स इन नेचर है। अच्छा, इसके बाद क्या ये जो मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर जाएंगी, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यस एंड नो। वैक्यूम मतलब क्या कि वहां पे कोई मीडियम नहीं है। सपोज कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, उनके दरमियान जो एयर के पार्टिकल है वो मैं खत्म कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वैक्यूम। अगर मैं मैकेनिकल वेव को यहाँ से लेकर सपोज कर ले, ठीक है, अगर मैं मैकेनिकल वेव को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करवाने की कोशिश करूँ तो मीडियम ही नहीं है। तो अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगी। इनकेस अगर आप मीडियम डाल दें, किसी न किसी तरीके से मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो फिर तो ट्रेवल कर जाएंगी। तो नोट दिस, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करेंगे क्योंकि वैक्यूम में मीडियम एयर के पार्टिकल या वाटर वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, कर लो ये आएगा इसमें नो, ठीक है। तो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब देखिए वैक्यूम की मीनिंग क्या है, सन से लेकर अर्थ तक क्या है, टोटली हम वैक्यूम को पीरियड कर रहे हैं। अगर हम वैक्यूम भी बना दें तो फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से लेकर अर्थ तक रीच कर जाएंगी। तो इसकी मीनिंग क्या है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होगी। ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यस, तो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर जाएंगी। इसके बाद स्पीड डिपेंड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मतलब क्या कि जिस मीडियम में ये मैकेनिकल वेव ट्रेवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये उस मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती हैं।
तो सवाल है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मीडियम की कौन कौन सी होती है। लाइक मीडियम का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह। तो इस टाइप ऑफ फैक्टर के ऊपर मैकेनिकल वेव्स डिपेंड करते हैं। या ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी, तो ये क्या है, इस टाइप ऑफ पैरामीटर या फैक्टर ऑफ द मीडियम के ऊपर मैकेनिकल वेव्स डिपेंड करती हैं। यहां पे बात करें कि इसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम की मीनिंग क्या है, वो मीडियम जिसमें लाइट पास करता है वो क्या होगा, ऑप्टिकल मीडियम होगा लाइट के लिए। अब जब ऑप्टिकल मीडियम में से लाइट पास करती है, वो लाइट उस ऑप्टिकल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीनिंग क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो वो कितना बेंड होगी, वो सिंपली उसकी बेंडिंग हम क्या बोलेंगे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। सपोज कर ले कि ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे बाउंड्री बना दी, यहां से मीडियम कोई और है M1 है और यहां से मीडियम कोई और M2 है। अब जब लाइट एक जगह से एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो क्या करती है, वो बेंड होती है, ठीक है। लाइट की इस बेंडिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन होंगे। अब लाइट कितना रिफ्रैक्ट होगी, कितना बेंड होगी, वो डिपेंड करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या कि स्पीड डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम। तो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल ये शो करता है कि एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में इन होंगे कितना ये बेंड होगी, इसकी बेंडिंग को हम क्या बोल देंगे, वो सिंपली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, लाइक जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन वगैरह को कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन की मीनिंग क्या है, सिंपली किसी भी चीज का सरफेस से टकरा कर वापस आना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव रिफ्लेक्शन कैसे शो करती है, जब वेव एक मीडियम से जाकर दूसरे मीडियम की सरफेस टकरा कर वापस पहले मीडियम आ जाए, तो ये वेव को क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। सपोज कर ले ये क्या बैरियर है, बैरियर की मीनिंग क्या, रुकावट वगैरह है, ठीक है। अब देखिए ये वेव टकरा कर इस बैरियर से वापस आ रही पहले मीडियम में, इस वेव का टकरा कर वापस आना पहले मीडियम में क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये जो वेव जा रही टकराने के लिए, ठीक है, इस बैरियर से, ये कहलाएगी इंसिडेंट वेव। और वो वेव जो टकरा कर पहले मीडियम में वापस आ रही है वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड वेव। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल की मीनिंग क्या है कि ये लाइन क्या बना रही है, 90 की एंगल बना रही है, किससे, इस बैरियर से, ठीक है। अब आए कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसके केस में वेव्स, इंसिडेंट वेव भी एंगल बनाती है नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड वेव भी एंगल बनाती है नॉर्मल से। अब आते हैं पहले हम इंसिडेंट वेव की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इंसिडेंट वेव क्या है, वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स एंड हिटिंग द बैरियर। वो वेव जो सोर्स की मीनिंग क्या, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक मैं रस्सी में वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं क्या होगा, वेव के लिए सोर्स होगा। वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स एंड हिटिंग द बैरियर, मतलब क्या कि वेव सोर्स से आ रही और टकरा रही किससे, बैरियर से, तो ये आने वाली वेव क्या होगी, इंसिडेंट वेव होगी। रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, वेव व्हिच बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द बैरियर। वो वेव जो बैरियर से टकरा कर वापस आ रही पहले मीडियम में, ये बाउंसिंग बैक जो वेव हुई है, इस वेव हम ये बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे। इसके बाद हम अभी जिक्र करते हैं एंगल का। तो जब भी रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, तो इसके केस में दो एंगल बनती हैं। इस एक एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल, ठीक है, एंड इंसिडेंट वेव। वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान बने, वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगी, कि सपोज कर ले ये नॉर्मल है और ये क्या इंसिडेंट वेव है। नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल बनेगी वो एंगल कहलाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जाहिर करते हैं किससे, एंगल को हम जाहिर करते हैं सिंपली से, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आई लगा दें, तो ये क्या हो गया,
एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल, सेम तरीके नॉर्मल और ये क्या यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव आएगा। मतलब कि वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान बने वो एंगल कहलाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख कैसे कि ये नॉर्मल है और ये क्या रिफ्लेक्टेड वेव है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान जो एंगल बनेगी वो एंगल क्या कहलाएगी, ये एंगल होगी, ये एंगल होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, और ये क्या होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम गैर करेंगे किससे, एंगल आर, आर फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नोट दिस, जब रिफ्लेक्शन होता है वेव का तो ये फॉलो करती है एक लॉ को जिसको क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के क्या कहलाता है कि ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होती है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अगर ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तो इस केस में रिफ्लेक्शन हो सकता है। इन केस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इस केस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, बाकी इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टेड, मतलब क्या कि जब वेव रिफ्लेक्शन शो करती है तो वेव के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, लाइक उसकी स्पीड हो गई, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या डायरेक्शन वगैरह। तो ये सारे क्या है, वेव के ये फैक्टर्स कहलाएंगे। अब जब वेव रिफ्लेक्शन शो करती है तो इसमें कौन सा फैक्टर चेंज होता है या वेरी होता है। जब भी नोट दिस, जब रिफ्लेक्शन होगी तो सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन में तब्दीली आएगी, बाकी स्पीड चेंज होगी नहीं, स्पीड चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, नो स्पीड चेंज। ठीक है, वेव अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वेवलेंथ की चेंज नहीं होगी, नो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की चेंज नहीं होगी तो क्या चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, यस, इस केस में डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्रैक्शन की मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है कि जब वेव एक मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वेव अपना डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल लेती है। तो वेव के इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब जिस टाइप ऑफ वेव को यहाँ पे हमने फोकस किया है वो कौन सी टाइप ऑफ वेव है, वो बॉर्डर वेव है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ बॉर्डर वेव रिफ्रैक्शन कैसे होता है, व्हेन बॉर्डर वेव एंटर फ्रॉम डीप वाटर डीप टू शैलोर वाटर। इन द केस ऑफ बॉर्डर वेव रिफ्रैक्शन कैसे होता है, व्हेन बॉर्डर वेव एंटर फ्रॉम डीप वाटर डीप टू शैलोर वाटर, it changes its direction and it changes its speed and direction। मतलब क्या कि जब वाटर वेव एंटर होती है, सपोज कर ले ये क्या है, ये जो रीजन है यहाँ से पहले ये डीप वाटर है, जब पानी की लहरें एंटर होती हैं डीप वाटर से टुवर्ड शैलोर वाटर, शैलोर की मीनिंग है जिसकी गहराई कम हो, शैलोर, ये कौन सा रीजन है, शैलोर वाटर। तो जब वाटर वेव एंटर होती है फ्रॉम डीप वाटर टू शैलोर वाटर तो ये क्या करेंगे, अपने डायरेक्शन को बदल लेंगी और स्पीड को भी क्या करेंगे, बदल लेंगी। तो इस टाइप ऑफ फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है वेव के, कौन से, इंसिडेंट वेव, रिफ्रैक्टेड वेव, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह। तो इंसिडेंट वेव क्या है, वेव ट्रेवलिंग इन फर्स्ट मीडियम, वो वेव जो इस फर्स्ट मीडियम में इस बाउंड्री से पहले इस नॉर्मल से पहले जो ट्रेवल कर रही है, इस वेव को हम क्या बोलेंगे, ये जो वेव है बाउंड्री की तरफ जा रही है दूसरी मीडियम में एंटर हो रही है, इस वेव को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्टेड वेव क्या है, वेव व्हिच एंटर इनटू सेकंड मीडियम एंड चेंजेस डायरेक्शन एंड स्पीड। वो वेव जो दूसरे मीडियम में एंटर हुई और जिसने बदल लिया स्पीड और डायरेक्शन, तो इस वेव को हम बोलेंगे वो रिफ्लेक्टेड वेव होगी। ठीक है, अब आते हैं कि ये इंसिडेंट वेव इस नॉर्मल से एंगल बनाती है, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान बने वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगी। बात है एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल और इस इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल बनेंगे वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जाहिर करेंगे किससे, एंगल आई से। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल आई, आई फॉर इंसिडेंस।
वो एंगल जो बने नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम जाहिर करेंगे किससे? डिनोटेड बाय एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल से जो नॉर्मल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान एंगल बन रही है वो क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आर होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टेड, मतलब कि जब वेव रिफ्रैक्शन शो करती है तो इससे वेव के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। स्पीड अगर डायरेक्ट ताल्लुक किससे? वेव लेंथ से भी है, तो इसकी मीनिंग क्या? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज हो रहा है। स्पीड के चेंज होने से वेव लेंथ भी चेंज होगी। बाकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी? चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं जब वेव रिफ्रैक्शन शो करती है। इसके बाद हम तीसरी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज डायफ्रैक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो डायफ्रैक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ वेव फ्रॉम स्मॉल ओपनिंग, मतलब क्या है कि स्मॉल ओपनिंग से वेव के फैलने को हम क्या बोलेंगे? वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाएगा। सपोज कर ले कि यहाँ पे मैंने एक स्लिट ले ली, ये स्ट्रेट लाइन जो ये क्या स्लिट है, इसके दरमियान मैंने क्या कर दिया? ये ओपनिंग छोड़ दी ताकि ये वेव आए या वेव फ्रंट आए इसमें से पास हो जाए। अब जब ये वेव या वेव फ्रंट इस स्मॉल ओपनिंग में से पास होने के बाद फैल जाए, वेव की इस फैलने को फ्रॉम स्मॉल ओपनिंग क्या कहलाएगा? डायफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर अलग है और ये पिक्चर क्या अलग है। अब ग्रेटेस्ट डायफ्रैक्शन क्या है और लेस डायफ्रैक्शन क्या है? जब गैप ऑफ स्लिट, मतलब क्या कि इस स्लिट का जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर हो जाए वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेव, मतलब क्या? ये गैप बराबर हो जाए इस वेव की वेवलेंथ के, तो क्या होगा? इस केस में हमें डायफ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा नजर आएगी। मतलब कि क्या? इस केस में हमें वेव का फैलाव ज्यादा नजर आएगा। लेस डायफ्रैक्शन क्या कि जब गैप ऑफ स्लिट, मतलब ये वाला गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये बराबर ना हो किसकी? वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेव, आने वाली वेव के वेवलेंथ के बराबर ना हो, तो इस केस में क्या होगा? हमें कम डायफ्रैक्शन नजर आएगी। तो क्या यहाँ पे डज नॉट इक्वल। अब जब डायफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन से वेव के फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टेड कौन से होंगे? पहला क्या है? वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ चेंज होगी? नो। ठीक है, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। तो बाकी कौन सा फैक्टर अफेक्ट होगा? चेंज इन शेप ऑफ वेव फ्रंट, मतलब कि क्या? जो आने वाला वेव फ्रंट है उसका शेप चेंज होगा, हो जाएगा आफ्टर डायफ्रैक्शन। मतलब क्या कि जो प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर डायफ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कुलर वेव फ्रंट में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी पिक आपको ऊपर से जाहिर हो रही होगी। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।